दुनिया भर के बाजारों से आज है मिले जुले सुस्ती के लेकिन हल्की राहत के संकेत। कल के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद क्या आज रिकवरी होगी? सुस्त शुरुआत होगी तो ऊपर जाएंगे या नीचे? एक्सपायरी के पहले किस तरह करें आप ट्रेड, इस पर होगा हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो फटाफट पहले ट्रिगर्स देख लेते हैं। ट्रिगर्स के बेसिस पर यह पता लगेगा कि बाजार के अंदर आज क्या रिदम रह सकती है, क्या दिशा रह सकती है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे ट्रिगर्स के बेसिस पर। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत है। यूएस मार्केट्स में भले ही आपको नेस्डैक में हल्का सा लाल निशान दिखे, डाउ हल्के से बढ़त के साथ दिखे, लेकिन एक चीज़ जो हुई है वो तेज़ गिरावट के बाद वापस थोड़ा सा ठहराव हुआ है, थोड़ा सुधार हुआ है निचले स्तरों से। दूसरा, एशिया मजबूत है। एसजीएक्स निफ्टी से 2-3 पॉइंट ऊपर है। आगे आते हैं, रुपया 22 पे से मजबूत हुआ है। अच्छी बात यह है कि कल रुपये ने जो स्ट्रेंथ दिखाई है, भले बाजार कमज़ोर था, सोना हमारे हक में था, लेकिन उसके बाद भी बाजार नहीं चले। ये एक्सपायरी फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन 68 रुपये 90 पैसे के आसपास कल हमने रुपए की क्लोजिंग देखी, जो कि बहुत बेहतरीन क्लोजिंग मानी जाएगी। जेट एयरवेज में जल्द नया मैनेजमेंट आएगा। ये जो एसबीआई के चेयरपर्सन है उन्होंने भी बात रखी है, और कल दिन भर जेट एयरवेज को लेकर जो सुगबुगाहट जो बैठक का दौर चला है, उससे साफ हो गया कि अब नरेश गोयल अब बोर्ड में नहीं है, अब एक नई मैनेजमेंट कार्यभार संभाल लेगी। बायबैक पर माइंडट्री की बोर्ड बैठक आज होने वाली है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही शेयर्स के लिए, एलएनटी के लिए भी और माइंडट्री के लिए भी, कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में दोनों कंपनियां अब आगे कैसे बढ़ती हैं। तो 4 अहम ट्रिगर है। शुरुआत करें इस सब में। जो आप ट्रिगर्स देख रहे थे, सबसे अहम ट्रिगर्स था वो था जेट एयरवेज को लेकर। कल जब शेयर 15% शेयर एकाएक ऊपर आ जाए, बैठकों का दौर दिन भर चले, तो ये बात तो समझी जा सकती है अनिल जी कि जेट को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल। और आज एडिटर सेट में इसलिए हम जेट एयरवेज की बात करेंगे। जेट एयरवेज ये दूसरा क्लासिकल केस है जहां सरकार ने तेजी से किसी एक बड़ी कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद होने से बचाया है। आईएलएफएस पहला केस था जहां पर इतनी दिक्कतों के बाद तुरंत प्रभाव से टॉप मैनेजमेंट बदला गया और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को लाकर या एक्सपीरियंस मैनेजमेंट को लाकर बिठाया गया, जिससे कि पूरा संकट सारे फाइनेंशियल मार्केट में न फैले। ठीक उसी तरह से जेट एयरवेज में भी जो किया गया, अब कहने के लिए आप कह सकते हैं कि देर हो गई, लेकिन आप सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते कि सरकार या फिर सरकारी बैंक इसका कंट्रोल ले ले। पहले आप ये कोशिश करेंगे, और ये एकदम सही तरीके से स्टेट बैंक ने ये काम किया है कि पहले उन्होंने कोशिश की कि एहतियात के साथ डील हो जाए, पहले उन्होंने कोशिश की थी टाटा के साथ डील हो जाए, जो भी ऑप्शंस थे, क्योंकि ये बात साफ है कि बैंक्स का काम नहीं है एयरलाइंस चलाना, एयरलाइंस का काम है एयरलाइंस चलाना, और उन्होंने कोशिश अपनी तरह से पूरी की। लेकिन जब सारी बातें हाथ से निकलती हुई दिखी, फाइनली जब दावेदार एक एक करके पीछे हटते गए, तब जाकर बैंकर्स को ये कंट्रोल लेना पड़ा, और सही वक्त पर बैंकर्स ने कंट्रोल लिया है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी बात इसमें मैसेज बहुत साफ है, और वो ये कि जेट एयरवेज बच जाएगा, कम से कम किंगफिशर नहीं बनेगा ये। और ऐसे में ये सबके लिए अच्छा है। इतनी बड़ी एयरलाइंस देश के लिए भी ज़रूरी है, शेयर होल्डर्स के लिए ज़रूरी है, बैंकर्स के लिए ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में जेट में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होंगे, क्योंकि ये बात भी साफ़ है। रजनीश कुमार साहब ने कल हमें एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने ये बताया भी कि अल्टीमेटली उनका इरादा साफ़ है कि एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाया जाए और उनके जरिए जेट को चलाया जाए। और हो सकता है इवेंचुअली पहले नरेश गोयल साहब के होने की वजह से शायद जेट को बेचने में मुश्किलें आ रही थी, अब वो चूँकि बाहर निकल चुके हैं। कल उन्होंने देर शाम अपने सारे एम्प्लॉयज़ को एक पत्र भी लिखा है। उस पत्र में अगर आप उस पत्र को पूरा पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने गुड बाय कर दिया है, कि अब मेरा जेट से एक तरह से कोई लेना देना नहीं, जो मेरी स्टेक बची रहेगी वो रहेगी, लेकिन उसके अलावा मैं एक तरह से बाहर हो चुका हूँ, अब मैं नहीं चलाऊंगा। ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। और आज की तारीख में अगर आप एक शेयर होल्डर है तो आप ये चाहेंगे कि नरेश गोयल के बजाय कोई दूसरा मैनेजमेंट आए, और वो मैनेजमेंट अब जो जेट के स्टॉक पर जो एक्शन होगा वो इस बात पर होगा कि आगे क्या कुछ होता है, कौन जेट चलाता है, किस तरह से तेज़ी से बैंकर्स एक्शन लेते हैं, किस तरह से पूरा कंट्रोल हाथ में लेते हैं, किस तरह से फ्लाइट्स नॉर्मल होती है। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए इस वक्त जेट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, विमान मुश्किल से 25-30 बचे हैं हवा में, बाकी 119 में से सारे के सारे विमान ज़मीन पर हैं। किसने किए हैं? जिन लोगों ने लीज पर विमान दिए। लीज पर विमान देने वाले लोग वो हैं जिन्होंने पैसा दिया है जेट को। एसबीआई और बैंकर्स ने भी पैसा दिया है, तो दोनों जो पैसा देने वाले लोग हैं उनका इंटरेस्ट जेट को बंद करने में नहीं है, जेट को चालू रखने में है कि उनसे वापस पैसा हमें मिले। तो अब ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। जो लेजर्स हैं वो भी कहेंगे कि चलिए हम भी थोड़ी तरफ अपनी तरफ से रियायत देते हैं, बैंकर्स भी साथ में आ रहे हैं, 1500 करोड़ और बैंक्स डालने की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं कहीं ये पूरी एयरलाइंस रिवाइव हो सकती है। और ऐसी सिचुएशन में अब मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि जेट एयरवेज स्टॉक के लिहाज से देखें तो बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, गिरावट में खरीदारी वाला स्टॉक है। स्टॉक के लिए सबसे बुरा वक्त जो होना था वो बीत चुका है, अब यहाँ से खराब नहीं होगा।
जितनी भी सारी अच्छी खबरों की उम्मीद की जा सकती है या जो हो रही हैं, ये सब प्राइस में डिस्काउंट है या अभी होना ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अब अभी तक इस प्राइस में ये डिस्काउंट नहीं है 250 रुपये में कि जेट नहीं बंद होगा। देखिए जेट का लो क्या है, मेरे ख्याल से 200 के नीचे हार्डली ट्रेड किया है, करेक्ट 170-80 कुछ हुआ होगा शायद। तो बेसिकली 200 एक तरह से बेस है, रॉक बॉटम प्राइसेस है। और 150 रुपये पर एसबीआई भी पूरी इक्विटी लेना चाहता था, एतिहाद भी लेना चाहता था, जो भी है। तो 150 रॉक बॉटम प्राइस एक तरह से आप मान, कोई भी ब्लाइंड वैल्यूएशन जिसको कहते हैं कि जिसमें आपको कहीं ड्यू डिलीजेंस करने की जरूरत ना हो कि भाई अगर एक आईफोन आपके पास है कि 80-90 हज़ार रुपये में मिलता है और अगर आपको 30 हज़ार रुपये में मिल रहा है तो आप ड्यू डिलीजेंस ही नहीं करेंगे, चलिए ठीक है ले लीजिए। उस तरह का 150 रुपये का भाव जेट का होता है। तो मेरा ये मानना है कि 250 रुपये में आपको जेट बेच नहीं देना है, होल्ड करना है, गिरावट में खरीदारी करनी है। एग्रेसिव ट्रेडर है तो और खरीद सकते हैं, और उसकी रीज़न ये है कि इस प्राइस में जेट में ब्रांड है, फ्लीट है, रिवाइवल प्लान है, और अगर प्रॉपर मैनेजमेंट आ जाता है जेट को चलाने के लिए, या फिर बैंकर्स और लीज पर देने वाले लोग मिलकर किसी अच्छे बायर को ढूंढ लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अब इसमें एक ही पैच है, पैच ये कि जो नरेश गोयल साहब की हिस्सेदारी है जेट एयरवेज में, उसका क्या होगा उसके बारे में हमें पता नहीं कि वो 25% रह जाएगी या पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे या जो भी हो। अब उनका क्या कितना रोल रहता है, लेकिन एक चीज़ साफ है, डे टू डे मैनेजमेंट से उनका रोल बाहर हो गया है, और डे टू डे मैनेजमेंट से रोल बाहर होना ये जेट एयरवेज के स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ये मानना है जेट एयरवेज का स्टॉक यहाँ से भी तेजी दिखा सकता है। एक चीज़ है, कहा जाता है कल जब चिट्ठी पढ़ रहे थे तो बड़ी इमोशनल वो चिट्ठी भी थी, जब जेट एयरवेज के प्रमोटर जिन्होंने जेट एयरवेज को शुरुआत की, जब वो इतनी नहीं चला पाए और उनको इतनी मुश्किल आई, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए, तो नई मैनेजमेंट उसको कितनी आसानी से चला लेगा, नई मैनेजमेंट के लिए कितना आसान हो जाएगा चला। सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, और ये आसान काम है भी नहीं। स्पेशली वैसे भी एयरलाइंस इंडस्ट्री में पैसा वर्ल्ड वाइड बनाना बहुत मुश्किल काम है। पैसा मैं पिछले 10 साल का इनका बैलेंस शीट भी देख रहा था, सिर्फ 2 साल ऐसे आए जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, और कभी बुक्स में प्रॉफिट भी नहीं। मैं खुद कई बार ये आश्चर्य करता हूँ कि दुनिया भर में लोग एयरलाइंस का धंधा करते क्यों हैं। पैसा तो बनता नहीं इवेंचुअली, लेकिन देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। ये बात सही है कि नरेश गोयल साहब को चलाने में मुश्किल हुई है, तो दूसरा कैसे आसानी से चला पाएगा, बिल्कुल सही है। चलाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन क्या कोई दूसरा एक्सपीरियंस्ड, मैं ये कह रहा हूँ कि रजनीश कुमार साहब और नरेश गोयल से कंपैरिजन नहीं करना है हमें, कोई ऐसा आदमी आएगा जिसने एयरलाइंस चलाई हुई है। मसलन कोई लोहानी साहब का नाम आ रहा है, इंडिया के सीएमडी मिस्टर घोष का नाम आ रहा है, इधर हो सकता है कि स्पाइस जेट वाले अजय सिंह, मतलब कोई भी हो सकता है कहने का मतलब। लेकिन क्या वो नरेश गोयल से बेहतर चला सकते हैं? तो उसका जवाब हाँ में हो सकता है। उसका रीज़न है, क्या होता है कि अगर मैं कोई गलतियाँ कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये गलतियाँ सुधारना थोड़ा मुश्किल होता है, चाहे मुझे पता है अगर उन्होंने अपने खून से इस कंपनी को इस लेवल तक खड़ा किया है तो वो खत्म नहीं होने देंगे, वो पकड़ के रखेंगे। तो कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो इमोशनल हो जाते हैं, बिजनेस और इमोशन का तालमेल चलता नहीं है। तो अगर कोई नया मैनेजमेंट आएगा तो वो एक सेंसिबल डिसीजन लेगा, रैशनल डिसीजन लेगा, और कड़क डिसीजन ले सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है अगर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है तो वो नरेश गोयल से बेहतर चला सकता है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। तो एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब ये सिर्फ बैंकर्स का जो काम था, रोल था, वो तो पूरा हो गया, लेकिन हाँ अब नया रोल उनका शुरू होता है कि एक नए मैनेजमेंट को चुनना होगा उनको। खैर इस बीच चट पे हमारी आज नजर रहेगी, जैसे कोई भी घटनाक्रम और घटेगा सबसे पहले एनालिसिस के साथ आपके सामने रखेंगे। अब आते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, यानी कि ग्लोबल मार्केट से लेके ट्रेंड तक ये रुझान सारे क्या कहते हैं। सर पहले ग्लोबल से शुरू करते हैं। आज मैं ये तो नहीं कहेंगे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, कल के मुकाबले तो बहुत खराब नहीं है। आज कल हमने नेगेटिव रखा था, आज न्यूट्रल है। आज ज़्यादातर न्यूट्रल की तरफ हो गए एक्चुअली। घरेलू फंड्स और एफआईज के आंकड़े भी न्यूट्रल साइड पर, दोनों ही न्यूट्रल है। वायदा कारोबार के आंकड़े भी न्यूट्रल है। सेंटिमेंट अभी भी मैंने सावधानी बना रखा है, एक दिन और देखना चाहता हूँ। ट्रेंड भी न्यूट्रल है, तो आज पॉजिटिव एक भी नहीं है, नेगेटिव एक भी नहीं है, और सेंटिमेंट कॉशियस को भी आप न्यूट्रल मान लो। आज सारे के सारे न्यूट्रल हैं एक तरह से, आप ये मान लीजिए। अब जो आज के लेवल्स और रेंज है वो नोट कर लीजिए। निफ्टी की 11,300 11,400 आज की ट्रेडिंग रेंज है, छोटी वाली। इस रेंज के बाहर निकले तो 50 पॉइंट और एडिशनल गिन लीजिए। 11,300 के नीचे निकले तो 11,250, पार निकले तो 11,450। ये आपके लिए मीडियम रेंज है। मुझे लगता है इसी रेंज में बाजार वक्त बिता देगा। अब आइए बैंक निफ्टी, 29,150 से 29,500, ये बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज आज के लिए हो सकती है, छोटी वाली। मीडियम वाली जो रेंज बनती है वो बनती है 29,100 से लेकर 29,600
2900 तक की बनती है। ये रेंज ज़्यादा संभावना है कि इस रेंज में बाजार वक्त बिताए, 2900 तक जाने की कोशिश एक बार कर सकता है, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम और बड़ी रेंज मैंने दी है जो है 29,050 से लेके 29,750 तक की बनती है। ये 700 पॉइंट की रेंज है जो बड़ी वाली रेंज है, क्योंकि हाई रेंज की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी वापस कर सकता है। कल भी अगर आप देखें तो निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ने कम कमजोरी के संकेत दिए, रिकवरी में भी पहले आगे बढ़ता हुआ बैंक निफ्टी नजर आया। तो अगर बाजार को चलना है तो भी बैंक निफ्टी से ही डायरेक्शन मिलेगा, गिरना है तो भी बैंक निफ्टी से डायरेक्शन मिलेगा, निफ्टी सिर्फ फॉलो करेगा। ठीक है, ये चीज बहुत क्लियर। इसी में 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ, क्योंकि एसबीआई इसका मुखिया है जो जेट वाली पूरी डील को अब ठीक किया जा रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा है। एसबीआई के शेयर पे और बैंक निफ्टी का कोरिलेशन इस पे दिख सकता है आज? हाँ, एसबीआई पे रुझान पॉजिटिव रखना चाहिए। एसबीआई ने जिस तरह से बखूबी इस पूरे मामले को हैंडल किया है, वो अपना पैसा बचा लेंगे और बैंक्स का भी बचा लेंगे, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ पक्का हो गया, सील लगेगी, पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन इस बात की पूरी संभावनाएं हो गई कि इसी अल्टीमेटली एयरलाइंस चलेगी तो पैसा निकलेगा। अगर आज एयरलाइंस आप बंद कर दे तो किसी का पैसा आने वाला नहीं। तो ये इन्होंने कम से कम इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि एयरलाइंस चलने दे रहे हैं, तो ऐसे में पैसा आने के चांसेस आपके पास बढ़ जाते हैं। और उन्होंने ये साफ कहा है उड़ाने जारी रखेंगे, नया मैनेजमेंट लाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो मुझे लगता है एसबीआई के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो आज की बिगर रेंज क्या है फिर बैंक निफ्टी? बिगर बैंक निफ्टी की एक्सट्रीम रेंज 29,050 से लेकर 29,750 की बड़ी रेंज बनती है। आज जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी पर वो नोट कर लीजिए, 11,300 से 11,350 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में आते ही खरीदारी आती हुई दिखेगी, और कल भी हमने ये कहा था और आज कल भी आप देखिए 11,311 का लो बनाया और 11,350 के आसपास बंद हुआ है। बैंक निफ्टी पर 29,100 29,150 मजबूत सपोर्ट है दिन के लिए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग और सप्लाई जोन कहाँ हो सकता है वो भी नोट कर लीजिए। 11,450 से 11,500 इस रेंज में अगर निफ्टी आता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और सप्लाई डेफिनेटली आएगी, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। और बैंक निफ्टी पर 29,600 से 29,750 की रेंज अगर आपको मिलती है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, वहाँ पर आपको बेच कर निकलना है। ये है आपके लिए जिनके पास अब कल की लॉन्ग पोजीशंस खड़ी है, क्योंकि वह एक्सपायरी भी सामने है, 2 दिन से थोड़ी गिरावट भी झेली है उन्होंने, तो उनके लिए आज के स्टॉप लॉसेस क्या है, यानी कि इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे? इंट्राडे 11,300 के नीचे अगर आज निफ्टी फिसलता है तो आप अपनी इंट्राडे की तेजी की पोजीशन को खत्म कर लीजिए। 11,340 के नीचे अगर आज निफ्टी बंद होता है तो इंट्राडे आप तेजी की पोजीशन को खत्म कर लीजिए। 340 कल हमने 11,350 दिया था, एग्जैक्टली 11,340 से निकल कर आ रहा है, क्योंकि हम उसके बेहद करीब बंद हुए इसलिए मैंने 11,340 से दिया। ये बहुत क्लियर कट स्टॉप लॉस है। मतलब आपको बैंक निफ्टी लाल निशान में नहीं चाहिए? हाँ, मतलब 15 पॉइंट 10-15 पॉइंट अलग बात है, बट अदरवाइज हरे निशान में बंद हो तो बहुत ही बढ़िया है, चाहे 2-5 पॉइंट ही क्यों ना हो। अब आइए शॉर्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए 29,150 आपका स्टॉप लॉस का लेवल है। कल का लो तोड़े निकल जाइए। 29,000 के नीचे बंद होता है बैंक निफ्टी तो आपको तेजी की पोजीशन अब कम करनी चाहिए। पहले नहीं किए तो पहले जिसने कम कर लिया उसका तो काम हो गया, जिसने पहले नहीं की वो अब कर सकता है। ठीक है, और जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस है, कल शॉर्ट्स भी खोले थे? शॉर्ट्स खोले थे बिल्कुल, तो 11,400 आपके लिए दिन के लिए स्टॉप लॉस है। अगर आज 11,400 के पार निकलकर ट्रेड करना शुरू कर तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को स्टॉप लॉस लगाकर हटा लीजिए, और 11,450 के ऊपर बंद देते हैं तो आप तेजी की पोजीशन को खत्म कर लीजिए। दोनों ही हैं। और बैंक निफ्टी में क्या करें? बैंक निफ्टी में 29,500 के ऊपर दिन के दौरान निकलकर ट्रेड करना शुरू करें तो अपनी तेजी की पोजीशन काट लीजिए दिन वाली जो है, और 29,600 के ऊपर बंद हो तो आप पोजिशनल अगर आपकी पोजीशन है शॉर्ट साइड पर तो वो भी काट लीजिए। ठीक है, अब जिनको आज नई पोजीशंस बनानी है, कल का सेल ऑफ तो उनको सुबह सुबह ही पता था कि हाँ ग्लोबल मार्केट ऐसा है, कल हो सकता है डर के बारे पोजीशंस ना भी बनाई। सही बात है, नहीं बनाई। तो आज क्या करना है उनको? फ्लैट खुले, जितना नीचे खुले उतना लेने के बहुत ही बेहतरीन मौके हैं। एकदम सुस्त शुरुआत हो तो तुरंत खरीद लीजिए, फ्लैट खुले तो थोड़ा एक बार एशिया देख लेंगे, बट मुझे ऐसा कोई पैनिक दिख नहीं रहा, तो ऐसे में आपको खरीदना है। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, हम उनके मुकाबले में कम गिरेंगे, ये बात तय है। कल भी आपने देख लिया हांगकांग के मुकाबले में कुछ गिरे नहीं है, तो हम अच्छा रुपया सबसे पहले रिकवर हो गया, तो आपको संकेत अपनी करेंसी से मिल रहे हैं कि हमें कमज़ोर नहीं होना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी सुस्त या कमजोरी के साथ शुरुआत हो उतने मौके हैं खरीदने के। 11,300 का स्टॉप लॉस, 11,400, 425 और 450 तीन टारगेट के लिए आपको निफ्टी में करनी है खरीदारी। शॉर्ट करना चाहें तो 11,425 से 11,475 की रेंज में किश्तों में बेचिए, ठीक है, और 11,500 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। नीचे की तरफ 11,400 और 11,350 तक के लेवल्स के लिए एक बार की आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं।
ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। 29,150 आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस है, ये लगाकर खरीदिए। 29,350 पहला टारगेट है, शायद उसके आसपास ही खुले, ज़्यादा संभावना है कि पहले टारगेट पे ही खुलेंगे 29,350 पे। 29,500, 29,600 दो टारगेट और ऊपर के रख लीजिए आप खरीदारी करना चाहते हैं तो। और जिनको खरीद बेचना है बेसिकली 29,600 के आसपास बेच सकते हैं। दो तरीके हैं बेचने के भी यहाँ पर डिप्पी, एक तो 29,600 के आसपास बेच दें और 29,750 का स्टॉप लॉस लगा लें। ये जो लिखी हुई है स्ट्रेटेजी परफेक्ट है 29,500, 29,400 के टारगेट के लिए। दूसरा एक और तरीका बन सकता है, वो होगा 29,600 से 29,750 की रेंज में किश्तों में बेचे। अगर बैंक निफ्टी एकदम गुस्से में बहुत ऊपर आ जाए कि भाई मुझे क्यों गिरा दिया था, वो संभावना भी बनती है, तो ये 150 पॉइंट की रेंज में किश्तों में बेचिए और तब आपका स्टॉप लॉस 29,850 का बनेगा और टारगेट अकॉर्डिंगली 29,600, 29,500 के बन जाएंगे। तो दोनों तरीके हैं, कहाँ कैसे बेचना है वो हम देखेंगे। अच्छा ठीक है। आज मैंने सेक्टर्स दिए नहीं। अच्छा, सेक्टर्स में ऐसा कुछ खास ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई एक बहुत तेजी बहुत मंदी वाला मामला हो। ठीक है, तो आज ये पीसीआर 1.46 पे आया। परफेक्ट है, ये कंफर्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और विक्स भी ठीक है 16.5 का। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बैन वाले शेयर्स बता देता हूँ, फिर आज के हम स्टॉक भी डिस्कस एक बार कर लेंगे। बैन वाले शेयर्स में जेट एवरेज एग्जिट हो गया बैन से, बाहर आया, ये बैन से बाहर आ गया, तो आज शायद और तेज उड़ान भरे, तो इसलिए 5 शेयर बैन में। आईडीबीआई, अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस पावर, अदानी पावर और पंजाब नेशनल बैंक ये बैन में है। अब आते हैं आज के स्टॉक पे। तो इससे पहले एक बार जरा एफआईज और डीआईज का कामकाज भी देख लें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एफआई सर संकेत तो न्यूट्रल है, पिछले 2-3 दिन से ऐसा लग भी रहा था कि एफआईज का जो नेट में है वो थोड़ा सेलिंग आ रही है। कल क्या हुआ? एक्चुअली कल है ना बहुत ही छोटे आंकड़े हैं दोनों ही, एफआईज के भी और घरेलू फंड के। और मुझे ये हर बार समझ में आता है ये लोग मैच कैसे करते हैं दोनों के बराबर ही आते हैं। कैश मार्केट में एफआईज ने 150 करोड़ की खरीदारी की है, घरेलू फंड ने सिर्फ 13 करोड़ की बिकवाली की है, तो छोटे हैं आंकड़े। अच्छा, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज ने सिर्फ 150 करोड़ के बेचे हैं। हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर एक्शन हुआ है और वो हुआ है 785 करोड़ की बिकवाली का। तो एफआई ने स्टॉक फ्यूचर्स में कल थोड़ी जमकर बिकवाली की, लेकिन सामने देखिए 3600 करोड़ के एफआई ने खरीदे हैं इंडेक्स ऑप्शंस। ऑप्शंस में दमदार खरीदारी की है, तो हेजिंग करने के लिहाज से ऑप्शंस वो खरीद रहे हैं दोनों तरफ तेजी और मंदी के। ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है माफ कीजिएगा डिम्पी। इसका मतलब ये होता है कि दो चीजें इसमें, 3600 करोड़ की खरीदारी अचानक से क्यों हो गई भाई? न तो आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, न स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, न स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, तो अचानक से ऑप्शन में क्यों ट्रेड कर रहे हो इतना? वो भी खरीदे आपने। उसका रीज़न है, उसका रीज़न दो है। पहला, अगर आप बाजार के डायरेक्शन को लेकर बहुत साफ ना हो तो आप फ्यूचर के बजाय ऑप्शन ट्रेड करना प्रीफर करते हैं, ताकि आपकी रिस्क लिमिटेड है। रिस्क तो सबके आपके हमारे लिए हैं, तो एफआईज के लिए भी है। करेक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, कल था सोमवार और एक्सपायरी का हफ्ता, तो इंडेक्स के तो ऑप्शंस के दाम हो गए हैं कंपैरेटिवली कम, तो इस लिहाज से भी एफआईज ने ऑप्शंस में एक्शन ज़्यादा किया। तो ये एफआईज के एक्शन का मैं अचानक से एकदम 3600 करोड़ का डेटा मुझे निकल के आया, बाकी कोई डेटा 100-150 करोड़ का भी नहीं है, तो मैंने फिर विस्तार से देखा कि इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो रीज़न ये है, दोनों है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब मैं इन्हीं एफआईज के पहले मैं एफ&ओ का जरा पहले मेरे को आंकड़ा बताए, फिर एक और सवाल भी है मेरे पास। पहले एफ&ओ में निफ्टी का इस समय रुझान क्या कहता है? ये 11,400 11,300 उसको तोड़ना नहीं है, और उसकी वजह ये कि 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है और 11,400 के पार निकलने के बाद ही ताकत दिखेगी। और उसकी वजह ये है डिम्पी की 11,400 के कॉल्स पे 24 लाख शेयर है, अब 11,400 के पुट पे भी 19 लाख शेयर है। इसलिए मुझे लगता है एक बार की 11,400 के आसपास बाजार अटकेगा, क्योंकि 11,400 के नजदीक पहुंचेंगे। जो ये पुट वाले हैं जिन्होंने पुट बेचे तेजी की पोजीशन बनाई, ये भी सोचेंगे चलिए भाव आया है वापस थोड़ा हल्का कर लेते हैं, तो थोड़ी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग या निकलने का या पोजीशन कम करने का एक वहां पर मामला बन सकता है। तो 11,400 आपके लिए पहला पड़ाव है, ठीक है। उसके पार निकलेंगे तो फिर आपके लिए फ्रेश खरीदारी और होती हुई दिखेगी। तो 11,300 के नीचे का रिस्क नहीं दिख रहा है, 11,400 के पार निकलने के बाद थोड़ी फ्रेश खरीदारी शॉर्ट कवरिंग होगी। और बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी देखिए 29,000 बेहद मजबूत सपोर्ट है, 6 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 29,300 एक बार की आपके लिए निर्णायक लेवल का काम कर सकता है। लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिया निर्णायक लेवल क्योंकि बहुत छोटा सा है वहाँ पर। 3-3 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बराबरी का है पुट और कॉल में, तो आज दिन के लिए एक बार आप मान सकते हैं 29,300 के ऊपर आप बने हुए हैं तो आप तेजी में, 29,300 के नीचे तो हल्की सी मंदी में है, ठीक है। 29,500 पहला 29,500 से 29,600 के बीच में बैंक निफ्टी को रुकना है आज, ये दिख रहा है, क्योंकि 29,500 पे है 6 लाख शेयर और 29,600 के कॉल्स पे है 4 लाख शेयर, दोनों मिलाकर है 10 लाख शेयर, जो पोजीशन ठीक है, साइजेबल है। तो रुकावट का लेवल बिल्कुल परफेक्ट है 29,500, 29,600। बैंक निफ्टी में असली मजबूती, असली एक्शन, असली तेजी तब दिखेगा जब 29,600 के पार निकलकर टिके बंद होता हुआ दिखे। 29,600 के पार निकलकर टिक हो गया, बंद हो गया, तो फिर ये 30,000 फिर से जाएगा।
ठीक है। हाँ, तो 29,600 बहुत क्लियर कट है। 29,600 इसको पार करके टिकना जरूरी है। अगर 29,600 के नीचे नीचे हैं तो फिर ये तब तक वो क्या कहना चाहिए, वक्त बिताएगा। अभी 3 दिन एक्सपायरी के हैं, यानी कि आज का दिन मिला के अभी तक का रोल ओवर का जो आंकड़ा है वो निफ्टी का सिर्फ 32% है और बैंक निफ्टी का 20% रोल ओवर है। ये थोड़ा उम्मीद से कम है ना, निफ्टी का तो बेहतर है। निफ्टी का बेहतर। हाँ, 32% बुरा नहीं है कोई भी हिसाब से। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का रोल ओवर थोड़ा ठंडा है, लेकिन ठंडे में भी फर्क नहीं पड़ता डिम्पी। उसकी रीजन है कि पोजीशन ज्यादा नहीं है। आप देखो ना, जहाँ जहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी के ऑप्शन में, पुट और कॉल में 6-6 लाख शेयर, 6-6 लाख शेयर क्या होता है, बहुत कम है। इसलिए मेरे ख्याल से रोल ओवर शायद आज भी ना हो सकता है कल से पिकअप करे। और ये पिकअप करता है तो इसका मतलब देखिए, रोल ओवर पिकअप करने के लिए ना प्राइस एक्शन चाहिए, किसी भी तरफ हो, तेजी या मंदी की तरफ। तो अब आज प्राइस एक्शन अगर बन जाता है तब तो रोल ओवर पिकअप हो जाएंगे, पॉजिटिव आइदर साइड कहीं भी होना चाहिए। तो रोल ओवर पिकअप होने के लिए जनरली तेजी वाला रोल ओवर तब पिकअप होता है जब तेजी का माहौल बनता हो दिखे, मंदी वाला पिकअप जब होता है जब बाजार कमजोर होता हो दिखे। तो अगर सुस्त बाजार रहेगा तो लोग इंतजार करेंगे कि चलिए क्यों कल देखेंगे, परसों देखेंगे, उस तरह का मामला हो सकता है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देख लेते हैं आज का स्टॉक कौन सा है। तो सर आज का शेयर को ये दो प्लूरल कर देते हैं। लेकिन मिलते जुलते बेचारे एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं। और पहला है जेट एयरवेज, नो ब्रेनर, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है और उसका फ्यूचर। हाँ, आज ध्यान रखिएगा, मैं कैश नहीं फ्यूचर खरीदने की राय दे रहा हूँ। उसकी 2 वजह बताता हूँ। एक तो ये कि फ्यूचर और कैश में फ़र्क बहुत चल रहा है, लगभग 18-20 रुपये का फ़र्क है। अब ये फ़र्क खत्म होना हुआ, क्योंकि 2 चीज़ें हैं आज जेट में ध्यान रखिए। पहली बात, बैन से बाहर आ चुका है, ठीक है। दूसरी बात, अब तक बैन में इसी वजह से था कि ये डील नहीं हो रही थी, फाइनली अब ये डील तो नहीं बोलूँगा, समाधान नहीं हो रहा था, तो अब ये हो चुका। तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए फ्यूचर्स में। तो फ्यूचर में आपको खरीदना है, आज तो बैन में भी नहीं, 233 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए, 250, 258 2 टारगेट के लिए यहाँ पर आपको तेजी करनी है। एक चीज़ समझिए, अब जेट में मंदी खत्म हो गई है, रिकवरी दिखा सकता है, थोड़ा और बढ़ भी सकता है, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 250, 258 2 टारगेट है जिसमें आप खरीदारी करें। ये सारे फ्यूचर्स के लेवल हैं जो आज जेट के अंदर आपको मिलेंगे। 12 से 15 रुपए तक का डिस्काउंट रहता है इसके फ्यूचर्स में, तो इसलिए थोड़ा आज कवरिंग, वैसे ही फोकट में पैसे आ जाएंगे ये तो, जो अगर डिस्काउंट कवर हो जाएगा तो। दूसरा, इसी का कुनबे का दूसरा शेयर कौन सा? इंडिगो, जो शॉर्ट करने की राय है। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि देखिए, जेट का फायदा, इनका नुकसान है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अगर ये एयरलाइंस, देखिए इतनी बड़ी एयरलाइंस जो 1/3 हिस्सा रखती है, वो अगर बंद हो जाती तो फिर इन सब के लिए फ़ायदे की बात होती है। लेकिन इंडिगो के लिए, और इंडिगो इसी के दम पर इतना चला भी है, पिछले 2 हफ्ते इंडिगो के लिए बहुत ही बेहतरीन रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आनी चाहिए। 1395 में फिर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए फ्यूचर का, ये स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। और नीचे की तरफ 1355, 1370 पहला टारगेट होगा, फिर 1355 और 1330 3 टारगेट के लिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट बेच कर चलना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि ये स्टॉक है ना, ऐसा ही है। और दूसरा ये कि 1400 रुपये में इंडिगो बुरा नहीं है बेचने के लिए। बेस्ट के सिनेरियो में भी जो एफआईएस के टारगेट है 1600, 1650 से ज़्यादा किसी के कल ही आई थी एक रिपोर्ट इसमें 1650, तो इसलिए ये लेवल पे बेचने में हर्ज नहीं है। बहुत कम चांस है कि यहाँ पर बेचकर आप नुकसान करेंगे। पोजिशनल ट्रेड हो सकता है आज गिरे, हो सकता है 1-2 दिनों में गिरे, लेकिन ये शॉर्ट ठीक है। और अगर आप जेट लॉन्ग कर रहे हो तो सामने शॉर्ट कर ही दो इसको। ठीक है, आपकी बात सुन के ऐसे भी लग रहा है कि शायद जो जेट के पायलट इंडिगो की तरफ जा रहे थे, इंटरव्यूज दे रहे थे, वो भी रुक जाएंगे, तो पायलट भी नहीं जाएंगे, जेट के पायलट भी जेट रख के भी कितना रख लेगा, वो भी है। चलिए, खैर इस बीच चाहिए सारे के सारे शेयर्स हमने आपके सामने डिस्कस के लेवल्स आपने नोट कर ही लिए होंगे। 1370, 1355, 1330 ये इंडिगो के शॉर्ट करने के लेवल है। स्टॉप लॉस आपको 1395 का रखना है। दोनों के दोनों फ्यूचर्स के लेवल्स हैं। हम आगे बात करेंगे आज के हीरो की, लेकिन इस बीच रिसर्च टीम पूरी मेरे साथ है। रजत है आपको खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए, पूजा भी आपको यही काम करके खबरों वाले शेयर्स बताएंगी, और दिवांशी के पास रिपोर्ट्स हैं। तो रजत कीजिए शुरुआत आप। जी बिल्कुल, आज के जो अहम ट्रिगर्स उसमें माइंडट्री, इस पर फोकस रखें, क्योंकि माइंडट्री की बायबैक पर बोर्ड बैठक है आज। इंपॉर्टेंट है कि क्या कुछ इस बायबैक की अनाउंसमेंट होती भी है कि नहीं, लेकिन उससे पहले ही हो सकता है कि इसमें कुछ एक्शन देखने को मिले। इसके अलावा इलाहाबाद बैंक, यहाँ पर भी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है बैंक की, तो इलाहाबाद बैंक भी आज फोकस में रहने वाला है। डीएलएफ पे खबर यह है कि कंपनी का क्यूआईपी आज से शुरू हुआ है। फ्लोर प्राइस 193 रुपये प्रति शेयर का रखा गया है और 17.3 करोड़ शेयर्स का यह क्यूआईपी है, जिसके जरिए
3000 करोड़ रुपए डीएलएफ जुटाने की योजना बना रही है। 193 ये फ्लोर प्राइस रखा गया है। ओरियन प्रो के लिए एक बड़ी खबर ये आई कि बोर्ड ने ओपन मार्केट से बायबैक को मंजूरी दे दी है और कल की क्लोजिंग थी 141 के आसपास की, और जो भाव है बायबैक का उसको तय किया गया 185 रुपए प्रति शेयर, यानी कि जो कल की क्लोजिंग है उससे ऊपर का बायबैक प्राइस 2 करोड़ तक का ये बायबैक होगा। एक अच्छी खबर ओरियन प्रो के शेयर होल्डर्स के लिए। इसके अलावा सुजलॉन, इन्होंने 2 कंपनीज जो थी इनकी सब्सिडरीज उसमें बचा हुआ हिस्सा बेचा है। एसी सोलर और गेल सोलर नाम की जो 2 सब्सिडरी कंपनियां थी उसमें हिस्सा बेचा सीएलपी विंड फार्म्स को, और ये कुल मिलाकर 99 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी बेची गई है, जिसमें एसी सोलर का हिस्सा 76.55 और साथ साथ सोलर फार्म्स का लगभग 22.5 करोड़ रुपए में हिस्सा बेचा गया है। कुल 99 करोड़ की राशि जो है वो सुजलॉन एनर्जी के हाथ लगती हुई नजर आएगी। अच्छा, म्यूचुअल फंड से जुड़ी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो आज रडार पर रहने वाली हैं, जिसमें रिलायंस, निपॉन और एचडीएफसी एएमसीज को हम ट्रैक कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सेबी ने म्यूचुअल फंड की कमीशन खर्चों को लेकर नियमों की समीक्षा की है। सभी एमएफ्स को, म्यूचुअल फंड्स को रोजाना टोटल एक्सपेंस रेशो का ब्यौरा देना होगा, उनका ये कहना है। और साथ साथ सेबी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स की अपफ्रंट ट्रेल कमीशन जो होती है एसआईपी के लिए उसको भी घटा दिया है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए ही है, 3 ईयर का है, और साथ ही साथ 1% तक कैपिंग की बात की गई है इस जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये ट्रेल कमीशन देते थे। तो ट्रेल कमीशन पे सख्ती होना ये कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सेटबैक हो सकता है, लेकिन ये जो नए कमीशन नियम है ये 15 अप्रैल से लागू होते हुए नजर आएंगे। और साथ साथ एमईपी इंफ्रा, यहाँ पर खबर यह है कि इन्होंने कंसेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है। महाराष्ट्र में 3 हाईवे के लिए एनएचएएक्स के साथ एक कंसेशन करार किया गया। 1402 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वर्थ हैं जिनके लिए कंसेशन एग्रीमेंट एमईपी इंफ्रा ने साइन किया। ठीक है पूजा, आप भी बता दें खबरों वाले शेयर्स। कल्पतरु पावर ये आज फोकस में रहेगा। कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है कि स्वीडिश कंपनी का 85% हिस्सेदारी खरीद सकती है। करीब 165 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। इसके जरिए कंपनी यूरोप में क्षमता विस्तार करेगी और वित्त वर्ष 2020 तक ये पूरा जो ट्रांजैक्शन है ये पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो आज यहाँ नजर रखिए। इसके अलावा प्रभात डेयरी, सीसीआई ने डेयरी बिजनेस बेचने को मंजूरी दे दी है, और इसके अलावा कंपनी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें उनका कहना है कि इस ट्रांजैक्शन से जो भी आय उनको मिलेगी वो एस्क्रो अकाउंट में डाली जाएगी और टैक्स और लेनदारों का बकाया चुकाने के बाद ही राशि शेयरधारकों में बांटी जाएगी। तो इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। प्रभात डेयरी पे आज नजर रखिए। क्वालिटी के रिजल्ट आए हैं, नतीजे कमजोर हैं। आय में 80% की गिरावट दर्ज हुई है, वहीं घाटा इस बार दर्ज हुआ है। पिछले साल के मुनाफे के मुकाबले करीब 1500 करोड़ का घाटा इस बार दर्ज हुआ है। तो क्वालिटी पे आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा कुछ फंड एक्शन भी हुए, कुछ बड़े सौदे भी देखने को मिले हैं। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज पर आज नजर रखिए। स्टीनबर्ग इंडिया इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड ने कंपनी के करीब 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं और ये जो हिस्सेदारी है करीब 0.72% बैठती है। तो आज यहाँ पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा प्रमोटर्स की तरफ से भी कुछ खरीदारी और बिकवाली हुए हैं। मुकंद में प्रमोटर्स ने करीब 30,000 शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, और ये जो खरीदारी हुई है ये 19 से 20 मार्च के बीच देखी गई है। इरोज इंटरनेशनल में भी प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है। 22 मार्च को प्रमोटर ने करीब 1 लाख शेयर्स खरीदे कंपनी के। इसके अलावा वी मार्ट रिटेलर में प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली हुई है। 19 से 20 मार्च के बीच प्रमोटर्स ने करीब 1.5 लाख शेयर्स बेच दिए हैं कंपनी के। और आखिर में बात करते हैं जीएनए एक्सेल्स की। यहाँ पर प्रमोटर और डायरेक्टर रणबीर सिंह की तरफ से करीब 17,300 शेयर्स की खरीदारी हुई है। खरीदारी करीब 18 से 20 मार्च के बीच देखी गई है। ठीक है, ये कुछ एक और खबरों वाले शेयर्स थे। दिवांशी, आप मेरे को बताएं जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है। बिल्कुल, आज सबसे पहले इंद्रजीत भाटिया जो मैक्वारी के हैं वो भारत पर रिपोर्ट उन्होंने निकाली है। वो ये मानते हैं कि वो यूके निवेशक से मिले थे और यहाँ पे एक सेक्टर जिस पे सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है वो प्रॉपर्टी थी या रियल एस्टेट मान सकते हैं। इसके अलावा अगर भारतीय बाजार पर बात करें तो ये मानते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से रैली आई है हाल ही में वो ग्लोबल रिस्क की वजह से है और चुनाव की वजह से जो नकदी है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी वो अभी आनी बाकी है। तो ज़्यादा इन्फ्लोज हमें आने की उम्मीद यहाँ पे बनाई जा रही है। और जैसे आपसे कहा कि प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट पर सबसे ज़्यादा फोकस था, सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है। और यस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसे बड़े शेयर्स जो हैं उससे निवेशक को काफ़ी सहारा मिलता, निवेशक का सहारा जहाँ पे ये दोनों स्टॉक को मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा CLSA का NTPC पर उसका रिपोर्ट है जहाँ पे खरीदारी की राय है 157 तक के टारगेट्स है और वो ये मानते हैं कि जो 4 नए प्लान्स कंपनी यहाँ पे लगा रही है उससे काफ़ी फायदा आता हुआ दिख सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के FY19 के अंत तक जो रेगुलेटेड इक्विटी है वो 15% का अनुमान है जो पहले 9% के आसपास था। डॉक्टर रेड्डीज पर CLSA की पॉजिटिव रिपोर्ट है, 3200 तक के टारगेट्स हैं और मानते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है जहाँ पे US मार्केट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस था, अब इमर्जिंग मार्केट्स और भारतीय बाजार पर सबसे ज़्यादा फोकस कंपनी कर रही है। अगर इस स्ट्रैटेजी से मुनाफा बढ़ता हुआ दिखता है
ये स्टॉक की री रेटिंग भी यहाँ पे पॉसिबल है। साथ ही आज नोमरा की बैंक्स पर रिपोर्ट है, इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो मानते हैं कि मॉर्गेज और साथ ही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जिस तरह से पेमेंट की देरी हो रही है वो थोड़ी सी चिंताजनक की बात है। साथ ही ऑटो सेक्टर में दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ पे एसेट क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक दोनों उनको पसंद है। नोमरा के IT पर रिपोर्ट है जहाँ पे TCS को रिड्यूस की राय है, HCL टेक पर खरीदारी की राय यहाँ पे दे रहे। टेक महिंद्रा, विप्रो और इन्फोसिस पर न्यूट्रल की रेटिंग यहाँ पे है और मान रहे हैं कि अभी भी जो क्लाइंट फाइनेंशियल से थोड़े से नरम है, EU में थोड़ी सी दिक्कतें चल रही है। NBFCs पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहां पे एडलवाइस पर उन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, 15% से बढ़ाकर 235 तक के कर दिए हैं और मान रहे हैं कि बिजनेस मॉडल यहां पे जो बदल रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और आज गोल्डमैन सैक्स की इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। SBI लाइफ और साथ ही यहाँ पे HDFC लाइफ, ये दोनों स्टॉक्स पर उन्होंने अपने कवरेज को शुरू किया है और साथ ही SBI लाइफ पर लक्ष्य 639 है, HDFC लाइफ पर 488 तक के टारगेट्स हैं। दोनों में करीब 20% तक की जो न्यू बिजनेस ग्रोथ है वो यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं आज, तो इन रिपोर्ट्स के दम पर एक्शन पूरा दिखने वाला है। चलिए एक्शन की करते हैं शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में अविनाश गोरक्षकर साहब, दिल्ली से हमारे साथ कुणाल सरावगी साहब और राकेश बंसल साहब जुड़ने वाले हैं। राकेश जी तो जुड़ भी चुके हैं और पुणे से किरण यादव साहब हैं हमारे साथ। आप सबका स्वागत है। तो पहले अविनाश जी शुरुआत आप ही कीजिए, आज की आपकी लिस्ट क्या क्या खरीदेंगे? अनिल जी, आज हमको 2 स्टॉक्स पसंद है। इनफैक्ट कंजम्पशन स्पेस में रैडिको खैतान पसंद है। हमको लग रहा है कि चौथी तिमाही के नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रांग आएंगे और ओवरऑल जो कंजम्पशन का थीम है वो आगे भी अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे खरीदने का एक मौका है। 394 का करंट प्राइस है। हमको लग रहा है कि करीबन साल भर का नज़रिया ले तो 450-460 का टारगेट प्राइस बनता है। और दूसरा स्टॉक जो गैस स्पेस में जो हमको पसंद है वो महानगर गैस है। यहाँ पे हमने देखा है कि CNG और PNG के वॉल्यूम ग्रोथ में अच्छी बढ़ोतरी आई है, प्लस जिस प्रकार के प्राइसिंग गेंस इनको मुंबई जैसे मार्केट में मिलते हैं आगे भी मिलेंगे, तो ये एक अच्छा विकल्प बन सकता है। स्टॉक लगातार ख़राब मार्केट में भी काफ़ी स्टेबल है, तो यहाँ पे अगर नज़रिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो करीबन 1100 का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। अच्छा, ये डिम्पी जी, अगर कोई एक्सपर्ट रेडिको खैतान खरीदारी करने की राय दे, UBL USL न दे, तभी चलेगा? सर चलेगा सर, प्रोडक्ट तो एक ही है। अच्छा, प्रोडक्ट ही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? और रेडिको के प्रोडक्ट तो बहुत फेमस है। अच्छा, इन पे एक और खूबसूरत बात भी, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे ना तो सीधा आपको वेबसाइट का एक्सेस नहीं देगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ, मतलब आपको पहले अपनी एज प्रूफ देना पड़ेगा। एज प्रूफ देना पड़ेगा। हाँ, अच्छा। हमने कई बार ऐसे मतलब ऐसे रैंडमली कुछ चेक करना था तो उनकी वेबसाइट आप तो जा ही सकते हो। नहीं सर, वो तो जा सकते हैं, बट ये है कि हाँ, ये एक अच्छी चीज मेंटेन इन्होंने की है। अच्छी बात है, 18 साल से वो नीचे, 18 साल से ऊपर वाली चीज, बढ़िया, अच्छी। तो आपको पहले एज प्रूफ देना पड़ेगा, फिर आप वेबसाइट को एक्सेस भी कर सकते हो। क्या बात है, बढ़िया। ये अच्छे गवर्नेंस वाले मामले। ओके, चलिए बंसल जी, आपकी लिस्ट में भी कोई डिम्पी जी के पसंद के शेयरों में है कुछ? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मेरी लिस्ट में डिम्पी जी का पसंदीदा शेयर नहीं है, बट जैसे अभी डिम्पी जी बोल रहे हैं कि एज प्रूफ देना पड़ता है, तो एक अनिल जी एक हकीकत शेयर करता हूँ। अनिल जी, आजकल जब मैं पार्टीज में जाता हूँ तो अमूमन जब मुझे कोई ऑफर करता है तो मैं बोलता हूँ आई डोंट ड्रिंक, तो दूसरी बार ऑफर ही नहीं करता है आदमी, कहता है आप अनिल जी के साथ बैठते हो तो आपसे तो उम्मीद ही है। चलिए, अच्छी बात है ये तो। कम से कम हमारी इमेज अच्छी है इस मामले में, बढ़िया है। तो फायदा ही होता है, मतलब नुकसान नहीं है, मतलब हमारे साथ जुड़ने का, राइट बंसल जी? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल। और अनिल जी, मेरी एकमात्र पिक है अनिल जी, BHEL में मॉर्निंग में दे रहा हूँ और स्टॉक का टेक्निकल रुझान काफी अच्छा है। 66 रुपीज 50 पैसा के स्टॉप लॉस के साथ BHEL को खरीदने की राय है 75 रुपीज के टारगेट के लिए। अनिल जी, कल मैंने और कुणाल जी ने JSW स्टील पर एक बिकवाली की राय दी थी, वहां पर गिरावट देखने को मिली, और टूवर्ड्स क्लोजिंग मैंने भारती पर एक खरीदारी की राय दी थी। मेरा ऐसा मानना है भारती में हल्के फुल्के नुकसान के साथ निकल जाना चाहिए और JSW स्टील में या तो मुनाफा बांधना चाहिए या जो एंट्री प्राइस है वहां का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और अनिल जी वेट करना चाहिए। एक नया इंडेक्स का काउंटर अनिल जी मेरे रडार पर आया और मुझे लगता है एक्सपायरी से पहले 2 दिन में वो स्टॉक एक अच्छी तेजी दिखाएगा, तो वो स्टॉक मार्केट खुलने के बाद मैं शेयर करूंगा, तो जुड़े रहें जी बिजनेस के साथ। वाह, ठीक। सर आप हमको चैलेंज नहीं कर रहे, आप आशु सर को भी चैलेंज कर रहे हो, वो भी बड़े दावेदार हैं एंकरिंग के। बिल्कुल। अच्छा राकेश जी, ये BHEL में आपने ऐसा क्या देखा है कि आपने सुबह सुबह कहा है कि BHEL खरीद लो, ये ऐसा क्या दिखा आपको BHEL के अंदर? मेरी थोड़ी दिलचस्पी है जानने में। देखिए डिम्पी जी, ये स्टॉक मेरे रडार पर आया था आपके कारण से 2 दिन पहले। डिम्पी जी, इसमें 20 तारीख को
एक उछाल देखने को मिला था और आपने स्टॉक को कवर भी किया था और वहां से ऊपरी लेवल से स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिली। अब ये स्टॉक डिम्पी स्टेबल हो चुका है और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, जिस तरीके का मार्केट है, जिस तरीके का पीएसयू काउंटर्स में फ्लेवर है, देखिए अनएक्सपेक्टेडली आरईसी पीएफसी से किसी ने उम्मीद नहीं करी थी और सेम बीएचईएल से भी कोई उम्मीद नहीं कर रहा है। टेक्निकली डिम्पी जी कोई गड़बड़ नहीं है, नीचे में 66 रुपए 67 रुपीज के अराउंड काफी अच्छा सपोर्ट है और टेक्निकली डिम्पी मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर में 77 78 तक जा सकता है और ये रडार डिम्पी जी स्टॉक पे मेरे आया था आपकी वजह से। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये स्टॉक है एक्शन में। लेकिन सर इसमें एक सवाल मेरा और भी है जो मैं आपसे पूछूंगा। अभी सीपीएससी ईटीएफ कंप्लीट हुआ, उसमें भर भर के इंस्टीट्यूशनल ने पैसा लगाया, बताया जाता है कि 6 गुना तक सब्सक्रिप्शन हुई है और रिटेलर्स को भी जो 4% डिस्काउंट था वो सिर्फ माल लेने के लिए तो नहीं लेंगे, उनको शेयर हो सकता है चलने की उम्मीद, इसलिए 6 गुना तक की सब्सक्रिप्शन भी उनकी तरफ से आई। करेक्ट। इन सरकारी कंपनीज का भविष्य बदल सकता है अगर सेम गवर्नमेंट भी आ जाए और सीपीएससी ईटीएफ का पैटर्न भी देखे। अब तक खराब नहीं रहा है, जब जब ईटीएफ आए, सीपीएससी ईटीएफ आए, सब्सक्रिप्शन अच्छी आई। नहीं, इसमें एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग दिखती है, वो ये है कि डिम्पी अब बहुत सारी सरकारी कंपनियां ऐसी हो गई जिनमें स्टेक बेच के सरकार इस लेवल तक ले आई कि अब ज़्यादा रिस्क बची नहीं है। ठीक है ना, तो जब ज़्यादा रिस्क ना बची हो तो कम से कम फिर आपके लिए सप्लाई वाला कंसर्न खत्म हो गया। अगर देखिए सबसे बड़ी सप्लाई कहाँ आ सकती किसी स्टॉक में, जब प्रोमोटर बेचे, क्योंकि प्रोमोटर से ज़्यादा तो किसी के पास होते नहीं है और यहाँ तो सरकार के पास कोई भी ऐसी सरकारी कंपनी नहीं है जो 51% से नीचे वाली हो, 75 और 90% वाली भी है। तो इसलिए जैसे जैसे इनकी सप्लाई खत्म होती जाती है ना उतना बढ़िया है। तो वो हिसाब से जो ये लोग खरीद रहे हैं फंड वाले, वो सही खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कि खराब खरीद रहे हैं। प्लस डिविडेंड यील्ड आपके पास है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप कई सारी कंपनियों को इसलिए तवज्जो नहीं देते कि वो कंपनियां डिविडेंड देने में बड़ी खराब है। यहाँ पे उल्टा हिसाब है, जितना पैसा सरकार पूरे ले लेती डिविडेंड की तरफ, बिल्कुल नहीं है। तो आपको भरोसा है कि अगर यही सरकार वापस आएगी तो फिर से डिविडेंड आपको बढ़िया मिलेंगे। तो डिविडेंड यील्ड आपके लिए बढ़िया आ रहा है और वैल्यू तो है ना स्टॉक में। ऐसा तो 80 रुपये में भेल में वैल्यू नहीं, 70 रुपये में भेल में वैल्यू नहीं है। राइट, ठीक है, अभी कामकाज खराब है, लेकिन अगर आपको लगता है वैल्यू है स्टॉक में और साथ में डिविडेंड यील्ड अच्छा है तो फिर ले ही लेंगे ऐसा। क्या जिस रिपोर्ट्स के हम बार बार बात भी कर रहे थे कि जितने इसके भाव है उतने इसकी रिपोर्ट्स आ चुके हैं, लेकिन उस रिपोर्ट का एक और सार भी है, वो ये है कि किसी ने भी इस भाव से ज़्यादा नीचे की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। जो भी रिपोर्ट आई 80, 85, 120 तक की ही रिपोर्ट्स आई हैं। तो ये चीज़ भी थोड़ा नोटिस करने वाली है कि बीएचईएल पे रिपोर्ट तो आती है बट आती तेज़ी की ही है। इसलिए बंसल जी ने आज जब चुना ना तो मेरे को फिर से लगा कि ज़रूर पूछना चाहिए कि आपने क्या इसमें नोटिस किया। अच्छा किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी तरफ से आज के शेयर कौन से सर? देखिए दोनों, वेरी गुड मॉर्निंग पहले तो अनिल जी और डिम्पी जी आपको। और दोनों कॉल्स मेरे एक ही सेक्टर के हैं, फार्मा सेक्टर के। पहला रहेगा औरबिंदो फार्मा जो कि बाय करके चलना चाहिए। 770 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 787, दूसरा टारगेट 795 आज ही देखने को मिल जाना चाहिए। दूसरा रहेगा डीवीज लैब। डीवीज में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। और इधर आपका स्टॉप लॉस 1690 का रहेगा। 1730 फर्स्ट टारगेट, 1745 सेकंड टारगेट आज ही देखने को मिल जाना चाहिए। कल जब मार्केट के अंदर धीरे धीरे रिकवरी के कुछ साइन दिख रहे थे तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में सबसे तेज डीवीज लैब ही चला था, सबसे तेजी से ऊपर आया था। इसलिए आज स्वाभाविक है इसके अंदर और पुल बैक आपको स्ट्रॉन्ग दिखेगा। 1730, 1745 दो बड़े टारगेट है आज के लिए। एक खरीदारी की लिस्ट में है और दूसरा औरबिंदो फार्मा है, ये भी किरण जी की लिस्ट में है। कुणाल जी भी इस बीच हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, आपके आज के शेयर कौन से है सर? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए दो काउंटर्स, एक में खरीदारी की राय है और दूसरे में बिकवाली की। बिकवाली करनी है वेदांता में, जिसमें कि एक ब्रेकडाउन आते हुए हमने देखा है। कल हमने बात की थी सभी मेटल स्टॉक्स की और हमने जेएसडब्ल्यू स्टील में बिकवाली की राय भी दी थी और मुझे लगता है कि आज भी आपको इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलेगी। वेदांता का चार्ट भी कमजोर हुआ है और मुझे लगता है कि जो गैप डाउन ओपनिंग कल हमने देखी थी उसके बाद इस स्टॉक में अब आपको 160-62 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो 163 के लक्ष्य से इसको शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस यहाँ पर 172 रुपए पर रखें। और खरीदारी की राय है कैनफिन होम्स में, जिसमें मैंने कल भी खरीदारी की राय दी थी और मुझे लगता है कि आज भी इस काउंटर में तेजी बनी रहेगी। जब बाजार में कमजोरी थी उसके बावजूद भी ये स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा था, तो मुझे लगता है कैनफिन होम आज एक नया हाई बनाएगा। 340 के लक्ष्य से इसको बाय करें। स्टॉप लॉस यहाँ पर 322 रुपए पर। ठीक है, कल दिन के ऊपरी स्तरों पर जाके कैनफिन होम्स बंद भी हुआ था, तो 340 आज का नया टारगेट होगा। कल 328 के आसपास की क्लोजिंग है। 322 का स्टॉप लॉस रखे। जिन्होंने कल भी सौदा खड़ा किया है तो अपनी ट्रेड को लेके भी जा सकते हैं। हालांकि इस बीच में एक और अपडेट आपको दे दूं, एसजीएक्स निफ्टी इस समय बिल्कुल फ्लैट है।
SGX निफ्टी के अंदर अभी थोड़ी देर पहले 10-15 अंकों की जो बढ़त थी, अब ये बिल्कुल फ्लैट भी हो चुका है। इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखें। खैर, इस बीच जब वैल्यूएशन की बात हो रही थी, थोड़ी देर पहले हम CPSE ETF की बात बोल रहे थे। इस वैल्यूएशन से, इस रिसर्च से, कंपनी की कीमत जानने से एक और चीज़ तय होती है जो कि कल आपको दिखेगी, वो है रिसर्च गुरुकुल में इन सारी कंपनीज की जो होल्डिंग कंपनीज को लेकर बातचीत। बिल्कुल, और जनरली आमतौर पर होल्डिंग कंपनी में हमेशा आप देखेंगे मुंह में पानी आ जाएगा कि बहुत सारी वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यू 70, 80, 90% डिस्काउंट पे। तो कल हमारा शो क्या है उसकी जरा एक झलक देखेंगे। वरिंदर, ढेर सारी कंपनियां अपनी वैल्यू से 70, 80, 90% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है और इन्हें देखते मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मेरे में भी आ जाता है सर। तो आप सब खरीद लेते हो फिर? नहीं सर, हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती है, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तो ये जो सस्ती कंपनियां हैं जिन्हें हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी, इन्हें खरीदने के तरीके क्या हैं? हम समझाएंगे ना साथ में इस बार। तो इस बार का एपिसोड होल्डिंग कंपनियों पर रिसर्च गुरुकुल में। तो बुधवार को आप बिल्कुल तैयार रहिए, 10:30 बजे का आप अपना कैलेंडर बनाते हैं, टाइम शेड्यूल बनाते हैं, तो बुधवार को लॉक कर लीजिए कीजिए। ये हर बुधवार आपको ठीक 10:30 बजे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और सबसे अच्छी बात यह है कि आसान भाषा में वो सारे मुद्दे आपको पता लग जाएंगे। और अगर आपने सारी एक सीरीज भी देख ली है पूरी जो हमारी चल ही रही है, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शायद किसी डिग्री वगैरह की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमारे सामने 2 चैलेंज होते हैं जब हम ये शो करते हैं। पहला चैलेंज तो ये होता है कि उस सेक्टर को लेके हम आपको बारीकी से सारी चीज़ें रिसर्च कर दें कि भाई उस सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, छोटी से लेके बड़ी, जिससे सेक्टर और स्टॉक पर फर्क पड़ता है। ये तो एक पहला चैलेंज है। लेकिन उससे बड़ा दूसरा चैलेंज और है, वो ये कि कैसे समझाएं कि लोगों को समझ में आ जाए। वो बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन वो ज्ञान कम्युनिकेट होना चाहिए। तो वरिंदर जो काम कर रहे हैं वो बड़ी आसान भाषा में, और हमारी कोशिश यही होती है कि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी निकाली जाए जिससे कि आदमी के दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ अब मैं समझ गया हूँ। तो ये दूसरा चैलेंज बड़ा है। API का चूर्ण निकला। हाँ, जैसे वो चूर्ण निकला वैसे ही है। तो उस तरह से हम ये कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाए बस। तो चलिए, कोशिश है समझाने की, लेकिन इस बीच एक स्टॉक है जहाँ पर फोकस करना है, वो है माइंडट्री। माइंडट्री के स्टॉक पर राय दीजिए किरण जी, जरा क्या करना चाहिए? आज बोर्ड बैठक है, बायबैक पर विचार भी होगा। चार्ट्स के हिसाब से, FNO के हिसाब से क्या कोई ट्रेड बनता है? लॉन्ग पोजीशन से रखनी चाहिए। चार्ट पैटर्न अभी भी स्ट्रांग है, और जो एक अच्छी मूव दिलाई और ब्रेकआउट लेवल्स थे उन्हीं को टेस्ट करते नजर आ रहे हैं। 930 ये बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा, 930 लेवल, और जब तक इसके ऊपर है तब तक मैं मानता हूं कि जो करेक्टिव मूव हमने 970 से देखी है वो वापस एक बार रिट्रेस करते देखने को मिल जानी चाहिए। आज के लिए शायद ये 955 तक जाने की उम्मीद है। 955, 960 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। सारे लॉन्ग पोजीशंस के लिए 930 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है बंसल जी, आज एक और बोर्ड की बैठक है, वो इलाहाबाद बैंक की है। कल जब छोटे छोटे सरकारी बैंक ऊपर आ रहे थे तो ये बैंक भी कोशिश कर रहा था ऊपर आने की, तो ये ठीक एक्सपायरी से पहले इस सारे छोटे बैंकों में एक तो पुल बैक आ सकता है, तो इसके बारे में जरा बताइए। और खासकर इलाहाबाद बैंक जिसमें रकम जुटाने को लेकर आज बोर्ड की बैठक है। देखिए डिम्पी, इलाहाबाद बैंक ने एक नीचे से 40 रुपए के स्तरों से एक नॉन स्टॉप रैली दी थी 58, 58, 59 तक की, और इसमें डिम्पी शुक्रवार को एक लेवल 55 रुपए का लेवल टूटा था और स्टॉक करेक्टिव मोड में आया। कल भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली। डिम्पी, मैं इस स्टॉक को खरीदने की राय नहीं दूंगा अनटिल एंड अनलेस ये स्टॉक 55 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग दे। अगर इन स्तरों के अराउंड चल रहा है तो ट्रेंड साइडवेज टू करेक्टिव है, और तो शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। 55 रुपए के ऊपर निकले तब क्लियर अप ट्रेंड में आएगा, तब खरीदारी करनी चाहिए इलाहाबाद बैंक के अंदर। ठीक है, इस बीच अविनाशी, ये जो आज फैसला आ रहा है कि 15 तारीख से जो कमीशंस हैं वो कुछ कम कर दी जाएंगी, तो जो AMC's कंपनीज हैं जिनका इनकम का सोर्स भी ये कमीशन है, बड़ा इनकम का सोर्स ये कमीशन है, उन पे कितना फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, आप कमीशन कम कर दीजिए लेकिन बड़ा मार्केट दे दीजिए, बात तो एक ही है ना? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक शॉर्ट टर्म में तो डिम्पी ये एक थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है, बट लॉन्गर टर्म में आप सोचिए कि अभी भी जो निवेश लोग म्यूचुअल फंड्स में करते हैं वो काफ़ी छोटे मात्रा में हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जो हेडरूम है ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। अगर अगले 10, 15, 20 साल की बात करें तो हमको लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे अभी लास्ट 10 साल में ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये जो कटौती हुई है डिस्ट्रीब्यूशन के कमीशन में और AMCs के लिए, ये डेफिनेटली मोर और लेस न्यूट्रलाइज होगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है
है कि थोड़ा बहुत दबाव इनके बिजनेस पे हो, बट लॉन्गर टर्म मुझे नहीं लग रहा है कि ये फैक्टर रहेगा कि जिससे म्यूचुअल फंड्स में लोग कम पैसा डालेंगे। इनफैक्ट पैसा ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में आते रहेगा। कुणाल जी जरा डीएलएफ पे राय दीजिए, जो इन्होंने क्यूआईपी का ऐलान किया है और 3000 करोड़ रुपए जुटाने वाले हैं, लगभग 17 करोड़ शेयर बेचेंगे। फ्लोर प्राइस 193 रुपए, स्टॉक उससे लगभग 4 रुपए नीचे बंद हुआ। ये इंटरेस्टिंग है, फ्लोर प्राइस ऊपर आई है। स्टॉक खरीदना है या नहीं? नहीं देखिए, अभी नहीं खरीदना चाहिए। जैसे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि 200-203 के आसपास इस काउंटर में एक बड़ा रेजिस्टेंस है। एक डबल टॉप पैटर्न इसके डेली चार्ट पर बना और उसके बाद कल हमने इसमें गिरावट आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए स्टॉक रेंज में कंसोलिडेट करेगा कुछ वक्त के लिए, और 185 रुपए मुझे लगता है कि नीचे की ओर एक बड़ा सपोर्ट है। 185 इसने तोड़ा तो फिर इसमें गिरावट और गहराएगी, 175 तक नीचे आएगा, लेकिन 185 मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। तो 185 से लेकर के 197, ये 12 रुपए की जो रेंज है, इसमें मुझे लगता है कि काउंटर कंसोलिडेट करेगा। खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, खरीदारी की जल्दबाजी न करें। इस बीच विजय माल्या साहब ने ट्वीट किए हैं जेट एयरवेज को बचाने को लेकर, और उनका ये कहना है कि काश ऐसा ही किंगफिशर के साथ भी क्या होता। लेकिन वही है, फर्क वही होता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, उससे आपकी एक इमेज बन जाती है। नरेश गोयल साहब की इमेज फ्लैम्बॉयंट नहीं है। ऐसा नहीं कि वो पैसा उड़ाने वाले जाने जाते हैं, वो पैसा बचाने वाले जाने जाते हैं। विजय माल्या साहब के साथ दिक्कत ये थी कि उनकी इमेज ऐसी बन गई कि वो पैसा उड़ाने वाले माने जाते हैं, इसलिए शायद। और दूसरा ये कि शायद बैंक्स भी, लेंडर्स भी धीरे धीरे सीखते हैं। पुरानी लॉस करने के बाद अब उन्हें भी समझ में आएगा कंपनी के चलते रहना ज़्यादा फायदेमंद है किसी न किसी तरीके से, बजाय कि बंद कर दें। और तीसरी बात एक और है, शायद माल्या साहब यहाँ रहते तो कुछ हो भी जाता, वो भी चले गए देश छोड़ के, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिलहाल बता के भी नहीं गए, ये तो जाने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो एनीवे, लेकिन वो इस कदम की सराहना कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि ये जेट के लिए जो रिजोल्यूशन किया गया है वो एक अच्छी बात है। अच्छा, एक और स्टॉक है जहाँ पर फोकस किया जाए, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। बंसल जी, आपकी रिकमेंडेशन खरीदारी की काफ़ी समय से रही है। आज खबर ये आ रही कि ऑफर फॉर सेल खुल रहा है इनका, 3.5% हिस्सेदारी बेचनी है, 300 रुपये की फ्लोर प्राइस रखी है। क्या 300-305 रुपये के आसपास आए तो इसे खरीदना है या नहीं? देखिए अनिल जी, पहले तो ये न्यूज़ जो थी, ये जो इनकी फ्लोर प्राइस वाली, ये आपने काफ़ी समय पहले भी आपने हाईलाइट करा था, और मेरे को लगता है इसी के चलते स्टॉक प्रेशर में चल रहा था। और बिल्कुल अनिल जी, अगर ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे अनिल जी 300-305 के अराउंड आता है, तब लंबी अवधि का नजरिया बना के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर अनिल जी खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नजरिया लंबी अवधि का रखना पड़ेगा, लेकिन एक स्टॉक जिसमें आपने लंबी या छोटी किसी भी अवधि का नजरिया रखा हो तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। और उसकी वजह एकमात्र है क्वालिटी, स्टॉक की क्वालिटी, और नाम भी है क्वालिटी, जिस पर हम हमेशा, मुझे याद है, मुझे कई बार ट्विटर पे लोगों ने बोला भाई कि इस स्टॉक में क्या कोई समस्या है। मैंने कहा हाँ, एक ही समस्या है इसके नाम की, क्वालिटी नहीं है। और कल इसने नतीजे पेश किए, सबसे बड़ी बात तो पहली बार नतीजे पेश किए, इसकी बधाई, रिजल्ट तो दे रहे हैं। 20 करोड़ के मुनाफे के सामने नुकसान सिर्फ 1500 करोड़ का है, और आय 1773 करोड़ से घटकर रह गई 362 करोड़। एक ये अविनाश, ये समझ में आता है कि शेयर का दाम घटता है तो ये बाद में सेल्स भी बंद हो जाती है, कंपनी के प्रोडक्ट ही बिकना बंद हो जाते हैं। नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, इस कंपनी की खासियत है कि करीबन 65 से 70% ज़्यादातर सेल्स डेटर्स में ही बुक होते थे। तो ये जो टॉप लाइन हम पहले देखते थे, वो बेसिकली टॉप लाइन हुई है कि नहीं, वही एक बड़ा मुद्दा है। और जैसे अभी सभी को पता है कि अभी जिस प्रकार की डेवलपमेंट्स हुई है, मुझे लग रहा है कि इस कंपनी में वर्किंग कैपिटल के अलावा जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थी, वहाँ पे ही एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ज़्यादातर हम मानते हैं कि ये कंपनी जो डिविडेंड भी देती थी, वो बेसिकली लोन से देती थी, अपने खुद के प्रॉफिट से नहीं देती थी। तो मेरे ख्याल से इन नंबर्स को बिलीव करना अभी भी इस समय मेरे ख्याल से थोड़ा सा विल बी लिटिल फिशी, और इससे दूर ही रहे तो ही एक अच्छी बात रहेगी। 1500 करोड़ रुपए का घाटा, और कंपनी का मार्केट कैप, यानी कि सारे शेयर बेच दिए जाएं जो भाव आज चल रहा है जिस भाव पे, तो सिर्फ 163 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकता है, सिर्फ 163 करोड़ रुपए, और 1500 करोड़ रुपए का तो घाटा है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें दिखी है। अच्छा, एक इस बीच एक खबर और है जो एक शेयर के रिगार्डिंग पूछनी, वो है एवरेडिस इंडस्ट्रीज़। किरण जी, इस पे ना बार बार खबरें आ रही हैं कि कुछ प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी जा रही है। ये एक डील तो करना चाहते हैं, अभी वो खबर आई नहीं, ये अपने बैटरी बिजनेस के रिगार्डिंग कोई डील करना चाहते थे। फिर से खबर आई कि 10 लाख शेयर उन्हें 14 मार्च को गिरवी रखे हैं। इससे पहले कुछ शेयर छुड़वाए भी हैं, करीब वो 1.25 लाख शेयर आसपास बनते हैं 11 तारीख को। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है?
स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है, पर एक ही बात है कि जो पिछले 4 महीनों में इसने जो हायर टॉप हायर बॉटम किया है, एक सिल्वर लाइनिंग है ये। और दूसरी बात है कि टॉप जो है वो हायर टॉप नहीं है, तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न में ये ट्रेड करता नजर आ रहा है, और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं होती। तो मेरा मानना है कि जिनके पास अगर कोई लॉन्ग पोजिशंस है तो उनका स्टॉप लॉस 185 रहेगा। ये स्ट्रिक्ट रहना चाहिए 10 रुपए नीचे। अगर ये निकल जाता है तो बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन दिलाता नजर आ जाएगा, और फिर मेरा मानना है कि बहुत ही निचले स्तर देखने को मिलेंगे। इसमें स्ट्रेंथ अगर देखनी है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 235 के ऊपर की क्लोजिंग जब मिलेगी तभी मेरा मानना है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चंस का सोचना चाहिए, तब तक के लिए अवॉइड लिस्ट में रहेगा। ठीक है, इस बीच एक और खबर भी है, वो कल्पतरू पावर से जुड़ी हुई अहम खबर है। एक स्वीडिश कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रही है 85% के आसपास की कल्पतरू पावर। एक बार कुणाल जी जरा देखिए इसमें क्या करना चाहिए। 435 का है, मूव काफी स्ट्रॉन्ग आता है इसके अंदर। देखिए डिम्पी, हाल के दिनों में इसमें एक बेस बना है। ये काउंटर काफी वक्त से बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इसमें जो बेस बना उसके बाद ब्रेकआउट आया। मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स आने चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, 420 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, 435 का बंदी है। 420 पर मुझे लगता है स्टॉप लॉस रख करके बाय करने की राय है। मेरी राय में एक बार के लिए 480 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। बंसल जी जरा हुडको को भी देखिए, ये जो हाउसिंग डेवलपमेंट वाली कंपनी है, ये कुछ बॉन्ड के जरिए इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। जरा इस पे क्या करना है, 44 रुपए का शेयर है। देखिए डिम्पी, काफ़ी लोग लेके फंसे हुए हैं और लिस्टिंग के बाद से स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर ऊपर में डिम्पी जी मेरा ऐसा मानना है 47 के स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। 44 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 47 के ऊपर की एक डिसाइसिव क्लोजिंग आएगी तो बहुत समय बाद स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर आएगा, और 47 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तब 57, 58 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जो लोग लेके फंसे हुए हैं वो एटलीस्ट 47 के ऊपर की क्लोजिंग आए तो एवरेजिंग जरूर करें। ठीक है, एक खबर इंटरेस्टिंग है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आईटीसी का एक कपड़े वाला ब्रांड था जॉन प्लेयर, उसको खरीद लिया। हालांकि दोनों कंपनीज का बिजनेस इतना बड़ा है कि एक छोटे से ब्रांड का इधर से उधर आने से पता नहीं कितना आएगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसका जो ब्रांड खरीदा है जॉन प्लेयर। अविनाश जी कितना पड़ता है? 350 करोड़ में कुल मिला के डील है। अब आईटीसी के लिए भी कुछ नहीं है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी तो कुछ नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जॉन प्लेयर्स एक वेल नोन ब्रांड है और डेफिनेटली अगर रिलायंस को ये पास आता है तो उसको स्केल अप करने के लिए डेफिनेटली हमको लग रहा है कंपनी के कोई बड़े प्लान ज़रूर होंगे। ओवरऑल नियर टर्म में तो लग नहीं रहा है कि इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट बिजनेस पे आएगा, बट हाँ अगले 2-3 साल में हमको लग रहा है कि होपफुली ये ब्रांड अगर ये दूसरे सेगमेंट्स को स्केल अप करके दिखाते हैं तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो नहीं, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो ज़रूर थोड़ा बहुत एक्रीशन बिजनेस के लिए ज़रूर होगा। ठीक है, इस बीच एक और कंपनी है ऑरेंज प्रो। एक बार जरा इसके बारे में पता कर लेते हैं कि इसका भाव है 143 रुपये का, और इसका बायबैक को बोर्ड की अप्रूवल आ चुकी है। जिस भाव से होगा वो है 185 रुपये। हालांकि 2 करोड़ तक का ही बायबैक होगा, छोटा है बट भाव ऊंचे हैं। कुणाल जी एक बार जरा इस पर रिकमेंडेशन। ऑरेंज प्रो 143 रुपये का भाव है। देखिए इस काउंटर में बड़ी गिरावट आई, उसके बाद इसमें एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत उछाल और बन जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उछाल में निकलने का प्रयास करना चाहिए। ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें तो ट्रेंड कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और हर लेवल पर मुझे लगता है बिकवाली का दबाव झेलना पड़ेगा। तो अगर कोई उछाल दिखता है 155, 160 के लेवल्स दिखते हैं तो मेरी राय में वहां बेच देना चाहिए। और जिनके पास पोजीशन है उनको एक स्टॉप लॉस एहतियातन जरूर रखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें, 135 रुपए पर होल्ड करने की राय है, उछाल में निकल जाए। ठीक है, तो आज यहाँ पर बेचने की राय होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पहली चीज तो कि ओपन ऑफर की प्राइस आ गई। दूसरी चीज कि ये ओपन ऑफर जो है ओपन मार्केट परचेज है, ओपन टेंडर नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास शेयर हैं तो आप ऐसा नहीं कंपनी को जाके बोल सकते 185 में मेरा शेयर ले लो। ये कंपनी की मर्जी होगी, तब वो 6 महीने में, आगे के 6 महीने में जब मर्जी होगी तब बाजार से जिस भाव में खरीदना होगा खरीदेंगे। तो आज गैप से खुले तो बेच दीजिए। भाव से भी छोटा है, 2 करोड़ का ही हो गया बस। ये इसमें जितना चलना था खबर के दम पर, तो कुणाल जी एकदम सही कह रहे हैं कि ऊपर खुले तो प्रॉफिट बुक करिए, फ्रेश खरीदारी नहीं।